ठीक है। तो आज का एजेंडा क्या है हमारा? आज का एजेंडा है हमारा कि हमें हमारी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेम 5 का पार्ट है, उसे एक ही शॉर्ट में पूरी तरीके से समझ के लेना है और उसके ऊपर हमारा जो नॉलेज है उसे थोड़ा बिल्डअप कर देंगे। ठीक है, तो एक ही सीरीज में जाएगा, एक ही वो वे में जाएगा और उसे हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे जब तक ये सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात आती है, जब मैं सिलेबस को एनालाइज करूंगा तो सबसे पहला मुझे लगता है कि हमें पढ़नी चाहिए CFT। सीएफटी क्या है? बेसिकली सीएफटी एक थ्योरी है। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ी है, उसके कुछ लिमिटेशंस आए, उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने पढ़ी है सीएफटी की थ्योरी। ये जो सीएफटी थ्योरी है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है? बेसिकली ये एक वो थ्योरी है जिससे मैं क्या स्टडी कर सकता हूँ? मैं स्टडी कर सकता हूँ मेरे शेप, और मैं स्टडी कर सकता हूँ स्प्लिटिंग। किसके अंदर? डी ऑर्बिटल्स के अंदर। कब? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल फील्ड के प्रेजेंस में। दूसरा है, मैं कॉन्सिक्वेंसेस के मदद से मैग्नेटिज्म एंड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स जैसी चीजें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अब इस थ्योरी को पढ़ने के लिए कुछ अजम्पशन सेट किए गए हैं। उन अजम्पशंस के ऊपर थोड़ा एक डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात हमने इस थ्योरी के अजम्पशंस में पढ़ी कि जो भी इंटरैक्शंस हो रहे होंगे इस थ्योरी के अंदर, वो कैसे होंगे? वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे। प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होंगे नेचर में। ठीक है। दूसरा, यानी कि इसका मतलब ही क्या हुआ कि मेरे जो मेटल और लीगेंड्स है वो कैसे होने चाहिए? वो फ्री आयन स्टेट में होने चाहिए, या फिर वो आयोनिक चार्ज पॉइंट चार्ज फेज में होने चाहिए। अगर यहाँ पे मेटल, तो ऑब्वियसली एक चार्ज की तरह ही कंसिडर किया जाएगा, मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन उसे हम कहेंगे। बट जो लीगेंड है उसमें दो चांस आ सकते हैं। एक है कि लिगेंड भी मेरा क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। तब कौन से इंटरेक्शन होंगे? अगर लिगेंड मेरा चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है तो मेरे पास आएंगे मेरे आयन आयन इंटरेक्शंस, बराबर। और अगर मेरा लिगेंड न्यूट्रल बिहेव कर रहा है तब मुझे आयन डाइपोल मोमेंट स्टडी करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हुआ एक सेकंड अजम्पशन। तीसरा अजम्पशन इसमें हम पढ़ते हैं कि जो डीजेनरेसी होती है ना ऑर्बिटल्स में, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के वजह से रिमूव हो जाती है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डीजेनरेसी, ठीक है, बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये बेसिक कुछ इसके हमने पढ़ लिया अजम्पशन। तो ये ऊपर ऊपर से हमने थोड़ा सीएफटी के बारे में पढ़ लिया। तो बेसिकली क्या है, अजम्पशंस पकड़ के ये स्टडी फेनोमिनन स्टडी करने के लिए हम लोग सीएफटी का यूज करते हैं। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस में हमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं ऑक्टाहेड्रल के साथ। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते कैसे हैं या उनकी स्प्लिटिंग कैसे होती है जो डी ऑर्बिटल्स है उनमें। ठीक है, अब ये जो मैं ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि क्या हो रहा होगा इस केस में? इस केस में ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल शेप, अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अगर मुझे स्टडी करनी है तो मुझे एक बेसिक आइडिया पता है कि एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है भाई, और एक ग्रुप इसके परपेंडिकुलरली अबो और परपेंडिकुलरली बिलो लगा होता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप होता है और यहाँ पे चारों कॉर्नर स्क्वायर के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट एटम अटैच होता है। तो ये ज्योमेट्री जो बनती है ना, ये ऑक्टाहेड्रॉन को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। अब ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर ली। अब ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड या और ये बनता कैसे है, इसके अप्रोच हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, मान लो कि एक सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं है, ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है। और ठीक है, अगर एग्जाम तुम्हें समझ के ही लेना है तो ऐसे समझ सकते हो कि तुम एज ए इंसान छोटे हो गए और इस बॉल के ऊपर, या ये बॉल जो है मेटल आयन है, इसके ऊपर जाके बैठ गए और तुम्हें
कोई भी पावर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट या तुम्हें अप्रोच इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है, तुम फ्रीली बैठे हो, तुम किसी के भी इंटरैक्शन में नहीं आ रहे हो, तो तुम इस स्टेट को कहोगे फ्री स्टेट। और अभी ये आयनिक फॉर्म में है हमारा मेटल आयन, तो इसे हम कहेंगे फ्री मेटल आयन स्टेट। फ्री मेटल आयन स्टेट, ठीक है। ये जो फ्री मेटल आयन स्टेट है, ओके, तो ये फ्री मेटल आयन स्टेट है, इनिशियली है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मेरे जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है मेटल आयन के, जो डी ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी लेवल कैसी होगी, वो होगी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, और इनकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा कम होगी, ठीक है। अब क्या हुआ है देखो, अब क्या हुआ देखो कि मैं यहाँ सपोज चलो हम यहाँ पे बैठे हैं आराम से, लोगों को देख नहीं रहा, ठीक है, लोगों को देख रहा है यार आराम से बैठा है, इसे थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, तो उसके वजह से क्या करेंगे, लोग तुम्हारी तरफ अप्रोच करेंगे, तुमसे कुछ कॉन्वर्जेशन करने की कोशिश करेंगे। सिमिलर केस में क्या होगा, लीगेंड अभी क्या करेंगे, अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे। लीगेंड क्या करेंगे, अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी लीगेंड बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन तुम उसकी अप्रोच को महसूस कर पा रहे हो, तो उसके वजह से क्या हुआ, तुम्हें पता नहीं कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, पर तुमने उनकी अप्रोच को महसूस कर लिया है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह चेक कर लूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, मेरे आजू बाजू एक स्पीयर के फॉर्म में एक, मान लो एक स्टील कवर अप तैयार हो चुकी है, उसके मदद से क्या हो रहा है, मैं इंटरैक्शन को भाप सकता हूँ या उन्हें मैं महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फार फील्ड है, यानी बहुत दूर लीगेंड्स प्रेजेंट है, उसके वजह से क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ टाइप ऑफ इंटरैक्शन तुम फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो इन इंटरैक्शंस को फील करने की वजह से क्या हुआ, एक स्पेरिकल शील्ड तुम्हारे आजू बाजू में ऐसा लग रहा है कि प्रिपेयर हो गई है और तुम्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तुम्हारे साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश। यानी यहाँ पर क्या हुआ, जो फार लिगेंड है उनके वजह से एक फील्ड, हाइपोथेटिकल फील्ड तैयार हो गई, जिसे हम कहेंगे स्पेरिकल फील्ड। इस स्पेरिकल फील्ड की वजह से क्या है, तुम्हारे जो कंपेरेबल एनर्जी लेवल के डी ऑर्बिटल्स है, वो सारे के सारे एक साथ क्या हो जाएंगे, उनकी थोड़ा सा एक्साइटेशन होगा, उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो तुम फ्री आयन स्टेट में प्रेजेंट है, अब स्पेरिकल फार फील्ड लिगेंड के आने के वजह से थोड़े एक्साइट हो गए, लेकिन अभी भी एनर्जी कैसी है, कंपेरेबल है, ठीक है। अब जो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें क्या हो रहा है, देखो सपोज करो कि तुमने क्या किया है, तुमने एक मेटल आयन, मूव टू द नेक्स्ट पेज, ओके, मान लो कि तुम एक सेंट्रल मेटल आयन हो, और ये कहाँ रख दिया मैंने, इसे ओरिजिन पे रख दिया। अब ये ओरिजिन पे है, ठीक है, अब ओरिजिन पे है, तो ये मान लो इसकी एक्स एक्सिस हुई, ये मान लो उसकी वाई हुई, ये हुई जेड एक्सिस, तो इसे एक्स्ट्रापोलेट कर दे पीछे, ये हुई इसकी जेड माइनस, ये हुई वाई माइनस वाई, और ये हुई तुम्हारी माइनस एक्स एक्सिस, बराबर है, मैंने एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। अब देखो, तुम्हारा सेंट्रल मेटल आयन बीच में आ गया। अब जब लीगेंड आएगा ना, जब भी लीगेंड अप्रोच करेगा, तो वो कहाँ से कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल का केस चल रहा है, ऑक्टाहेड्रल का केस चल रहा है, तो जब भी ऑक्टाहेड्रल का केस चल रहा है, तो जो लीगेंड होता है वो अप्रोच करते समय उसकी डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि अप्रोच ऑफ लीगेंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल फील्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। क्या मैं ये सही सकता हूँ, हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो अप्रोच ऑफ लिगेंड है वो कैसा है, वो डायरेक्शनल इन नेचर है। डायरेक्शनल इन नेचर मतलब उसकी डायरेक्शन आने की फिक्स है सेंट्रल मेटल एटम के टुवर्ड्स, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, हर एक प्राइमरी एक्सिस जो है, यानी कि मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस के थ्रू क्या करेगा, ये अपने लिगेंड्स को अप्रोच कराएगा। यानी कि इन सभी डायरेक्शन से अलोंग द एक्सिस क्या हो रहा है, मेरे लिगेंड्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में टू, देखो यहाँ से, ये इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये ऐसे अप्रोच कर रहा है टुवर्ड सेंट्रल मेटल आयन है, मेटल एटम की तरफ, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ तो पढ़ लिया हमने, अब हमें स्प्लिटिंग चेक करना है। पहले तो हमने स्पेरिकल हाइपोथेटिकल फील्ड में उनका एनर्जी एक्साइटेशन देख लिया, लेकिन अभी आगे जाके क्या होगा, अब भी डिफरेंस आएगा,
क्यों? क्योंकि इस तरह के जब इंटरेक्शंस हो गए तो जो मेरे डी ऑर्बिटल्स है ना, कितने डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है मेरे पास 5 डी ऑर्बिटल्स है। कौन सा है वो लोग? डी एक्स वाई, एक है मेरा डी वाई जेड, एक है मेरा डी जेड एक्स, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक है मेरे पास डी जेड स्क्वायर। अब ये पांचों जो मेरे पास डी ऑर्बिटल है, ये कैसे है? ये सिमिलर नहीं है, तो इनके साथ जो लेगेंड्स का इंटरेक्शन होगा वो भी अलग होगा। तो उसी के वजह से क्या होगा कि एनर्जी लेवल में डिफरेंस आएगा, और उसी एनर्जी लेवल डिफरेंस को पढ़ने के लिए हमें पहली पहली चीज एक पढ़ लेनी चाहिए, और वो चीज है कि इनके शेप या ये सब जो डी ऑर्बिटल से दिखते कैसे हैं, ये हमें पता होना चाहिए, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि सभी डी ऑर्बिटल्स के हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है? तो स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो पहला हम लोग देखेंगे डी एक्स वाई वाला, ठीक है? ये मान लो तुम्हारा एक्स है, ये वाई वाला है, तो डी एक्स वाई कुछ इस तरह दिखता है। सिमिलरली डी वाई जेड, डी जेड एक्स का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह होगा, सिर्फ एक्सिस तुम्हें बदलने हैं, ठीक है? ये तुमने एक देख लिया। अब जो लेकिन जो फर्क आता है, वो फर्क कौन से इसमें आता है? फर्क आता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में और डी जेड स्क्वायर में। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना, देखो यहाँ पे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में क्या हो रहा है कि तुम्हारे एक्सिस अलोंग दी एक्सिस, तुम्हारा जो लोब है ना ऑर्बिटल का, वो पास नहीं हो रहा। वो अलोंग दी एक्सिस, देखो अलोंग एक्सिस पास नहीं हो रहा, लेकिन दो एक्सिस को जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन है उसके अलोंग पास हो रहा है। यानी कि अलोंग एक्सिस ना होते हुए वो उस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, उस एंगल को इंटरसेक्ट करते हुए जो लोब्स बन रहे हैं अलोंग दी एक्सिस लोब्स नहीं बन रहे हैं। लेकिन डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का केस कैसा है? देखो, ये हुआ तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला केस है। यहाँ पे अलोंग दी एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस क्या है? तुम्हारा लोब पास हो रहा है। और जो डी जेड स्क्वायर का होता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, देखो जेड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में अलोंग दी एक्सिस हमारे क्या जा रहे हैं? लोब्स ऑफ डी ऑर्बिटल जा रहे हैं, लेकिन डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स में ऐसा हो नहीं रहा है। तो ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो होती है उस केस में जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? वो अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, अलोंग दी प्राइमरी एक्सिस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो अलोंग दी एक्सिस आ रहे होंगे। और इन केस में अगर मैं ऑर्बिटल्स के बारे में देखूं तो ये जो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है, ये अलोंग द एक्सिस नहीं लाई करते, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर क्या कर रहे? अलोंग द एक्सिस लाई कर रहे। तो यानी कि क्या होगा मेरा? यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का जो इंटरक्शन है, इंटरक्शन है विथ लिगेंड, अप्रोच वाला, अप्रोचिंग वाला, वो मोर होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा उनका इंटरेक्शन होने की वजह से क्या होगा? इनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज हुई तो क्या होगी? ये डीस्टेबलाइज हो जाएंगे, डीस्टेबलाइज हो जाएंगे एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू अवर डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है? इसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पता चल गया हमें। तो उसी के वजह से क्या होता है कि अभी देखो एनर्जी किनकी बढ़ गई? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, यानी जो एक्सिस के अलोंग पास होने वाले ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी बढ़ गई। यानी कि जब भी मैं स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ रहा था, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? स्प्लिटिंग कर दी, ये हुआ हमारा स्पेरिकल फील्ड, ये हुआ हमारा फ्री आयन स्टेट में हुआ। अब मैंने ऑक्टाहेड्रल फील्ड लगा दी, तो मेरे यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि इंटरैक्शन जो न्यूक्लियर जो एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल्स है उनमें ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से उनका इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी बढ़ने के कारण वो डिस्टेबलाइज हो गए, और जो उनकी एनर्जी घट गई वो क्या हुए? वो स्टेबलाइज हो गए, यानी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस केस में हमने देखा कि हमारा स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी कुछ ऐसी तरह हुआ कि ये जो थे, ये हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये हुआ डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड और हमारा डी जेड एक्स, ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुए विथ रिस्पेक्ट टू अ बैरी सेंटर। इन दो डी लेवल के बीच में क्या गैप को हम बोलते हैं? डेल नॉट। इस डेल नॉट इज बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये दो डी एनर्जी लेवल्स के बीच का गैप है। ये डेल नॉट को मैं 10 डी क्यू भी लिख सकता हूँ, ठीक है?
तो ये उसका बेसिक एक रिप्रेजेंटेशन। अब हमने स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्टाइडल, अभी सीएफएससी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो सीएफएससी क्या कहती है? सीएफएससी कहती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करती है। ठीक है, ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकाल सकता हूं मैं? ये क्या है बेसिकली? ये डिफरेंस है किसका? ये डिफरेंस है किसका? ये डिफरेंस है एनर्जी, डिफरेंस है एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन लीगेंड फील्ड एंड हाइपोथेटिकल स्फेरिकल फील्ड। यानी हाइपोथेटिकल स्फेरिकल फील्ड के बीच में और डी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी के बीच का डिफरेंस क्या देगा मुझे? सीएफएससी निकाल के दे सकता है। और सीएफएससी निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं कि एन टी टू जी टाइम्स ऑफ -0.4 डेल नॉट प्लस एन ई जी टाइम्स ऑफ +0.6 डेल नॉट। ये क्या है? इससे क्या कर सकता हूं मैं? इससे मैं टोटल सीएफएस से निकाल सकता हूँ, प्लस हमें पेयरिंग एनर्जी का भी क्राइटेरिया साथ में पकड़ के चलना पड़ेगा। ये पेयरिंग एनर्जी कहाँ से लिखूं, ये पी का वैल्यू कहाँ से लाऊं भाई मैं? ये बस हमें देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक की जाती है बिफोर, मतलब स्पेरिकल स्टेट में कैसा है, और आफ्टर स्प्लिटिंग में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं या घट गए हैं, उनका डिफरेंस होता है। अगर मेरे स्पेरिकल स्टेट में, स्पेरिकल इंटरेक्शन फील्ड के स्टेट में अगर मेरे पास एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और मेरे पास ऑक्टाइडल स्प्लिटिंग में दो हो गए, तो इनका डिफरेंस होता है 1p। तो ये 1p का फैक्टर मुझे मेरे सीएफएससी में जोड़ना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो सीएफएससी है उसके लिए कोई यूनिट कन्वर्जन भी पढ़ लेते हैं। ये सीएफएससी मोस्टली दी जाती है हमें सेंटीमीटर इनवर्स के केस में। अब इस सेंटीमीटर इनवर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? किलो जूल पर मोल। तो 1 किलो जूल पर मोल इज इक्विवेलेंट टू 87.3 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्राइटेरिया पढ़ लो, इसके डिपेंडिंग हम क्या कर लेते हैं, हम हमारे कन्वर्जन इजीली करेंगे। ठीक है, ये क्राइटेरिया पढ़ने के बाद अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा वो एक चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि हाँ, तो अभी हाँ, तो पहले तो देखो, ये एक पॉइंट मेरा इंपॉर्टेंट रह गया था यहाँ पे। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, देखो ये जो dx² - y² है और dz² है, ये कैसा है? ये डीजेनरेट फॉर्म ऑफ स्टेट है, और इन्हें कैसे कहेंगे? डबल ई। तो डबल ई डीजेनरेट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीन है डीजेनरेट है तो ट्रिपली डीजेनरेट, यानी हमेशा साथ रहेंगे ये तीन, ये हमेशा दो साथ रहेंगे। तो ये ट्रिपली डीजेनरेट सिस्टम को हम लोग कहेंगे T2 सिस्टम। ठीक है, और जिराडे अनजिराडे का कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। जिराडे यानी क्या होता है? देखो, अगर मैंने एक ऑर्बिटल कंसिडर किया है और उसमें मुझे अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर उसमें प्रेजेंट है, यानी कि मेरी क्या बात चल रही है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि देखो, अब तुमने सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर तुम्हें समझ के लेनी है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसी केस है या ऐसा एक सेंटर होता है तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम लोग चले जाओ, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम लोग चले जाओ, तो तुम्हें सेम ग्रुप या सेम चीज ऑब्जर्व होगी। यानी अगर मैं एक सेंटर के अक्रॉस एक राइट साइड की तरफ मूव होता हूँ, और राइट साइड में फ्लोरीन है, कार्बन के राइट साइड में फ्लोरीन है, और उसी इक्विवेलेंट डिस्टेंस में लेफ्ट की तरफ जाकर वहां पे भी फ्लोरीन है, तो उस केस में मैं कहूंगा कि यहाँ पर मेरी सेंटर ऑफ सिमेट्री या मेरा सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो उसे हम कहेंगे जिराडे, उसे रिप्रेजेंटेशन देंगे जी से। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री या सिमेट्री एब्सेंट है इन जनरल, उसे हम डालेंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ अनजिराडे, दैट इज यू से उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में, ये जिराडे स्टेट में प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारी स्प्लिटिंग जो है वो Eg एंड T2G होती है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग डेल नॉट कंसिडर करके चल रहे हैं, जो हमने पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, अब मुझे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो सिस्टम्स हम लोग पढ़ लेते हैं। सिस्टम पढ़नी है मुझे, पहली सिस्टम पढ़ रहा हूं मैं D1 सिस्टम टू D3 सिस्टम में। तो D1 टू D3 में क्या है?
कि यहाँ पे कोई पेयरिंग वगैरह होगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेरे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हो गया है ईजी और टी टू जी का, टी टू जी लोअर लेवल पे, तो ऑब्वियसली पहली फिलिंग मुझे टी टू जी में ही करनी है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है ही नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जाएगी ही जाएगी। जब तक पूरा टी टू जी 1 इलेक्ट्रॉन से भी फिल नहीं हो जाता तब तक मैं ईजी में फिलिंग नहीं कर सकता। तो उसी के वजह से यहाँ पे जो डी1 सिस्टम है वहां पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर होता है T2G1 EG0। D2 सिस्टम में मेरा हो जाता है T2G2 EG0। और D3 सिस्टम में मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर होता है T2G3 EG0। यहाँ पे EG फिलअप नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि जा ही नहीं सकता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ओनली पॉसिबल वे है, दिस इज द ओनली पॉसिबल वे टू फिल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओनली पॉसिबल वे है। नेक्स्ट केस हम पढ़ते हैं D4 से D7 सिस्टम। हाँ, अब यहाँ पे आता है कि तुम्हारा लिगेंड का नेचर कैसा है भाई। लिगेंड का नेचर स्ट्रांग हो या वीक हो, उसके डिपेंडिंगली तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब लिगेंड कैसे होते हैं, दो तरीके के लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो पहला लिगेंड होता है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और दूसरा होता है हमारा वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड। ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है ना भाई, ये तुम ठीक है, तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने के वजह हम इसमें एक ट्रिक लगा के इसे समझते हैं। देखो, जो स्ट्रॉन्ग वाला लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यानी जो क्या कर सकता है, पेयरिंग करा सकता है इजीली, बहुत ज्यादा इजीली पेयरिंग करा सकता है। और जो क्या करेगा, एक्साइट नहीं होने देगा, यानी इलेक्ट्रॉन को नीचे के स्टेट में रखेगा, पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। यानी पेयरिंग करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे मेरा, यहाँ पे मेरी पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है इस लिगेंड की। किससे? डेल नॉट से। यानी जो मेरी ईजी और टी टू जी में का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो क्या प्रेफर होगा यहाँ पे प्रेफर होगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पेयरिंग होने का यानी ये भी समझो ना, स्ट्रॉन्ग है यानी कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो क्या कर लेगा, जो भी आगे आया है उसे वो कंप्रेस करने को बोलेगा, कंप्रेस यानी उसको पीछे स्टेप लेने को इंपॉर्टेंट वो उसे मजबूर कर देगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, पेयर करा दो। तो उन्हीं केस में देखें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या कर रहा है कि पेयरिंग को सपोर्ट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। और पेयर होने की वजह से क्या हो गया, वो लोग हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे नहीं। और जब हायर एनर्जी स्टेट में नहीं जाएंगे, ठीक है, अब देखो कि अगर हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है और वहां पे जाके स्पिन कर रहा होगा, तो उसे क्या कहूंगा मैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल दूंगा। और अगर लोअर एनर्जी लेवल में ही रह रहा है और वहां रह के स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसे क्या दूंगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब क्या हो रहा है देखो, पेयरिंग कर दी मैंने, यानी मैंने चांस ही खत्म कर दिया कि मेरा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाए। यानी मेरे इलेक्ट्रॉन के पास अभी एक ही ऑप्शन है, जो लोअर एनर्जी है वहां पे ही बस वो क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। तो उसके वजह से मैं इसे क्या कैटेगरी में डाल देता हूँ, इसे मैं डाल दूंगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में। ठीक है, अब इसका एग्जैक्टली उल्टा पढ़ लेते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड है, कोई डरता नहीं इससे, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन भी इससे नहीं डरेंगे, पेयर नहीं होंगे, वो अपनी मनमानी चलाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पे पेयरिंग करेगी ही नहीं, वो डायरेक्टली हाई लेवल ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल में जाके स्टैब्लिश हो जाएंगे। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे T2G से EG में ट्रांजिशन ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि पेयरिंग एनर्जी बहुत डिफिकल्ट है, पेयर होना ही नहीं चाहते, कोई उसकी सुन रहा ही नहीं है। तो उसके वजह से यहाँ क्या हुआ, पेयरिंग एनर्जी क्या हुई, इस बार कम हो गई। इससे हमारा जो एनर्जी गैप है, यानी ट्रांजिशन इजी हो गया है ना, तो ट्रांजिशन इजी हो रहा है तो प्रेफर और ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, अब ट्रांजिशन हो गया तो उसके वजह से क्या हुआ कि जो एनर्जी लेवल ऑफ हायर एनर्जी लेवल में मेरा इलेक्ट्रॉन जाके वहां घूमने लगा, उसके वजह से बन गया मेरा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक एग्जांपल लूंगा D4 सिस्टम का। तो D4 सिस्टम में देखा जाए तो दो तरीके से फिलअप हो जाएगा। एक तो है मेरे पास T2G4 EG0, और D4 सिस्टम के लिए T2G3 T2G3 EG1 स्टेट है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, EG में जा सकता था, गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहीं पे चार आ गए, चार यानी कितने भाई, देखो ना, हमने स्प्लिटिंग कराई थी तब 1 2 3 और 1 मिनट, या तो तीन डाले थे, तीन डाले यानी कि 1 2 3 तो पहले ऑलरेडी फिल हो गए, चौथा इलेक्ट्रॉन कहा जाए, इसके ऊपर पूरा का पूरा डिबेट चल रहा है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे 4 में, यहाँ यानी कि ये यहाँ पे पेयर हो गया, यानी कि यहाँ क्या हुई, इसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हुई, किससे, एनर्जी गैप से। तो ये कैसा केस हुआ, ये हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला केस। यानी ये कैसा हुआ, ये लो स्पिन वाला हुआ। और ये कैसा हुआ, ये हाई स्पिन वाला हुआ। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन EG में जाके रोटेट स्पिन करने लगा, तो हाई स्पिन हुआ। यानी यहाँ पे कौन सा लिगेंड हुआ है, यहाँ पे वीक फील्ड
वीक फील्ड लिगेंड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, D4 से D7 हर एक केस में ये ऐसा D4 टू D7 में ऑब्जर्व होगा। फिर हम लोग अगला केस पढ़ते हैं, दैट इज अवर D8 टू D10 सिस्टम। यहाँ पे भी एक ही पॉसिबल वे है, दैट इज एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ होता है कभी कभी, चलता है। ओके, तो D8 सिस्टम में क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ तो एक ही वे है, 2 2 G6 EG2, D9 में T2G6 EG3, और D10 में भी एक ही वे है, T2G6 EG4। ठीक है, ये एक ही पॉसिबल वे है टू फील द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या समाप्त हुआ, यहाँ पे मेरा समाप्त हुआ पूरा का पूरा ऑक्टाहेड्रल का जर्नी। अब अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ने से पहले स्टार्ट कर लेते हैं हमारी टेट्राहेड्रल की जर्नी। ठीक है, टेट्राहेड्रल की जर्नी। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, देखो हमने ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा कि जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल आयन की तरफ, तो सारे के सारे प्राइमरी एक्सिस कवर अप कर लें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल है यानी टेट्राहेड्रॉन बनना चाहिए। टेट्राहेड्रॉन बनना चाहिए यानी कि टेट्राहेड्रल के जो एक्सिस है उसके अलोंग इसका पूरा इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि ये जो टेट्राहेड्रॉन के जो एक्सिस है, ये किसी भी प्राइमरी एक्सिस के साथ ये पैरेलल नहीं है, या उनके साथ मर्ज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और उसी के वजह से मर्ज नहीं हो रहे, उसी के वजह से क्या है, अलोंग एक्सिस इंटरेक्शन नहीं है। अलोंग एक्सिस इंटरेक्शन कैसा है, एब्सेंट है इस केस में। अलोंग एक्सिस इंटरेक्शन कैसा है, एब्सेंट हुआ इस केस में। ठीक है, अलोंग एक्सिस एब्सेंट हुआ, और ये क्या हो रहा है कि ये सेंटर से भी नहीं आ रहा। मतलब क्या है कि ये बाइसेक्टिंग एंगल को भी नहीं आ रहा। यानी हमने DXY DYZ DZX में देखा कि बाइसेक्टिंग एंगल पे आ रहा था, ये यहाँ पे बाइसेक्टिंग एंगल पे भी नहीं आ रहा। तो नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि आइदर वे ये डायरेक्टली अलोंग एक्सिस भी नहीं आ रहा और अलोंग द बाइसेक्टिंग एंगल भी नहीं आ रहा। तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटरेक्शन तो किसी भी ऑर्बिटल का नहीं हो रहा। तो इस केस में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं कि हम लोग इस बार एंगल देखते हैं कि कौन किससे दूर है। पहले देखते हैं कि हम एंगल्स कंसिडर करते हैं हमारे DXY DYZ और DZX का। लिगेंड के साथ एंगल बनता है कुछ तो 34 डिग्रीज, और DX² - Y² एंड DZ² का बनता है कुछ 55 डिग्री। तो भाई एंगल किसका, यानी हमारा T2 और E सिस्टम है ना, तो T2 सिस्टम का इस केस में क्या हो रहा है, कम एंगल बन रहा है। यानी कि ज्यादा पास हमारे लिगेंड के कौन है, हमारे T2 सिस्टम है। तो पास होने की वजह से T2 सिस्टम का इस बार इंटरैक्शन कैसा होगा, इंटरैक्शन ज्यादा होगा। इंटरैक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है, इंटरैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई। ये कैसे हो गई, ये डीस्टेबलाइज हो गए, डीस्टेबलाइज हो गए, और उनके वजह से क्या हुए, शिफ्टेड अपवर्ड्स। उनके वजह से शिफ्टेड अपवर्ड्स, समझे। और जो हमारे ई वाले थे वो क्या हुए, शिफ्टेड डाउनवर्ड्स इन स्प्लिटिंग, शिफ्टेड डाउनवर्ड्स इन स्प्लिटिंग। समझे क्या हुआ, ये नीचे की तरफ। यानी कि अब देखो, ये स्पेरिकल वाला था, 4 5 थे, और इस एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी। ये जो डेल्टा टी है वो 4/9 फैक्टर ऑफ डेल नॉट होता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल की चीजें पढ़ ली हमने। अब आगे चढ़ के हम पढ़ते हैं इस केस में हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो क्या होती है, देखो बेसिकली अगर देखो मेरे पास 3 सिस्टम दिए हैं, ये थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, यानी कैसे कंसिडर करके अगर पढ़ाई की ना तो आई गेस अच्छा होता है। ठीक है, तो पहली सिस्टम हम पढ़ रहे हैं D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 सिस्टम। तो जो D1 सिस्टम है ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा, T2G1 EG0 है, T2G2 EG1 0 है, D3 का T2G3 EG0 है। यानी कि क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 T2G के 3 है ऑर्बिटल्स, तो ये क्या कर सकता है, हॉप कर सकता है इन एनी ऑफ द ऑर्बिटल, क्यों, क्योंकि एनर्जी कंपेरेबल है। अभी जो T2G2 वाला है, ये भी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन हॉप कर सकते हैं, कंटिन्यूसली पॉसिबल है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना, हर एक ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के लिए हॉपिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस स्टेट में क्या कहूंगा, इस स्टेट को मैं नॉन डीजनरेट, नॉन डीजनरेट, और इनको कहूंगा डीजनरेट।
इसको भी कहूंगा डीजेनरेट स्टेट। तो जो डीजेनरेसी होती है ना, इसे रिमूव करने के लिए, इसके वजह से क्या, इसे रिमूव करने की वजह से करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं हमारे रेगुलर कॉम्प्लेक्स में, जिससे क्या हो सकती है, सिमेट्री बिगड़ जाती है, सिमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड, बट उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी घट जाती है। तो यही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को, अगर मुझे किसी चीज का एग्जाम्पल दिया गया कि मुझे बताया कि find out whether John Taylor distortion is present in copper 2 plus ion। ठीक है, कॉपर 2 प्लस आयन में मेरे पास क्या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है, वो चेक करना है। तो उसके वजह से, तो उसके लिए मैं पहले चेक करूंगा कि ये सिस्टम कौन सा है। तो सिस्टम चेक करना है, तो सिस्टम है ये, कॉपर कैसा सिस्टम है बेसिकली, तो कॉपर है 3D9 4s2 सिस्टम। कॉपर 2 प्लस क्या हुआ हमारा, 3D9 सिस्टम हुआ, बराबर। यानी D9 सिस्टम हुआ। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं कैसे कर सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज T2G6 EG3, EG3 की तरह कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, देखो ये वाला तो कम्प्लीटली नॉन डीजेनरेट है, लेकिन ये वाला है देखो EG3 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इलेक्ट्रॉन हॉपिंग कर सकते हैं, यानी ये कैसा है, ये है हमारा डीजेनरेट स्टेट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉपर 2 प्लस कैन शो कैन शो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यानी कि उसके ओरिजिनल ज्योमेट्री में कुछ बदलाव करेंगे जिससे कि ये डीजेनरेसी निकल जाएगी। तो इन्हीं बदलाव करने के लिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के दो टाइप पढ़ते हैं हम लोग। पहला टाइप होता है हमारा जेड आउट का केस, दूसरा टाइप होता है हमारा जेड इन का केस। तो एक एक करके जेड आउट और जेड इन का केस हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात हम लोग पढ़ लेते हैं जेड आउट का केस। जेड आउट का केस यानी क्या है, देखो बेसिकली जो जेड आउट का केस होता है ना, ओके, तो कंसिडर करते हैं हमारे पास एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि क्या है, कि जो स्क्वायर प्लेनर है और ये ऐसा है, जो ये एक्सियल बॉन्ड है, ये कैसे बॉन्ड है, एक्सियल, एक्सियल ग्रुप है ना, ये एक्सियल ग्रुप ये कौन से एक्सिस के अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, जेड आउट हो रहा है, यानी कि मेरे जेड बेसिकली गायब होने की कोशिश कर रहा है, यानी वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है जेड आउट के केस में। ठीक है, तो इस केस में क्या बनेगा कि मेरे जेड क्या हो जाएंगे, जेड आउट होना है, यानी जेड को निकल के जाना है, यानी जेड पे अटैच ग्रुप निकल जा रहे हैं। तो जेड आउट का केस होगा, यानी क्या होगा कि मुझे अगर किसी को निकालना है तो मैं उसे क्या करूंगा, दूर खींच लूंगा, बराबर है, उसे मैं क्या करूंगा, उसे स्ट्रेच कर दूंगा। यानी मैं उस चीज को, अगर मुझे देखो, मुझे अगर रबर को तोड़ना है, एक रबर बैंड है मेरे हाथ में, उसे मुझे तोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे अपोजिट डायरेक्शन में पुल करूंगा, उसे स्ट्रेच करूंगा, जाके क्या हो सकता है, वो इलोंगेट हो जाए, और इलोंगेट होने की वजह से क्या हो जाएगा कि वो एक पॉइंट के बाद वो टूट जाए। सिमिलर केस है, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं जेड आउट के केस में, जो एक्सियल वाले आइटम्स है उन्हें, और एक्सियल वाले चीज है उसे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की वजह से क्या हो रहा है, देखो इन्हें ऑपोजिट डायरेक्शन खींचने की वजह से ये जो जेड वाले एक्सियल वाले है ना, ये इलोंगेट हो जाते हैं, एक्सियल इलोंगेट, यानी उनकी लेंथ बढ़ जाती है। और जो फेयर प्लेनर, यानी यहाँ 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 ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या हो रहा है भाई, ये बॉन्ड उन्हीं साइड में रह रहे हैं। यानी यहाँ पर केस कैसा बन रहा है, मेरे पास टू लॉन्ग बॉन्ड बन रहे हैं, टूटे नहीं ये बॉन्ड, अभी भी बॉन्ड है, लेकिन उन्हें खींच लिया इसीलिए लॉन्ग बन गए, टू लॉन्ग बॉन्ड बने और 4 शॉर्ट बॉन्ड बने। तो ये केस हुआ हमारा जेड आउट का केस। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा बता सकता हूँ, और एक मेरे पास एनोलॉजी प्रेजेंट है ये बात बताने के लिए। मान लो, चलो ठीक है, जेड आउट का केस हमें चेक करना है, इसके अंदर हमें स्प्लिटिंग भी कंसिडर करके चलनी है आगे। तो जो जेड आउट का केस होता है ना भाई, देखो अभी जेड आउट का केस क्यों हो रहा है, देखो सब मान लो कि जो तुम्हारी स्क्वायर प्लेनर वाले शेप शेप है, तो स्क्वायर प्लेनर है, जेड आउट का केस हो रहा है हमें। यानी जेड आउट का केस, देखो जेड आउट मतलब जेड दूर जा रहे हैं, क्यों, इंटरक्शन ही नहीं है, इंटरक्शन ही नहीं है, इंटरक्शन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरक्शन नहीं है, तो उसके वजह से क्या, और जो स्क्वायर प्लेनर है वो कॉम्प्रेस हो रहे हैं, वो शॉर्ट हो रहे हैं। यानी क्या, यहाँ पे जो जेड वाले ये जो है ना स्क्वायर प्लेनर वाले बॉन्ड, ये जो एक्स वाई प्लेन के अलोंग है, ये कैसे है, ये ज्यादा इंटरक्शन के अंदर है, किसके, लिगेंड के। और ये जो जेड वाला है ना, वो लेस इंटरक्शन के अंदर है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो मैक्सिममली अप्रोच कर रहा है बाहर की तरफ, जिससे वो किसी पोटेंशियल चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, तो उसकी वजह से उसका एलोंगेशन हुआ।
ठीक है। और जो हमारे स्क्वायर प्लेनर में एक्स वाई प्लेन में जो बॉन्ड प्रेजेंट है, उनमें इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो क्या कॉम्प्रेस हो गए, वो अंदर की तरफ दबने लगी, इसीलिए वो क्या हुए, शॉर्ट बॉन्ड की तरफ उन्हें एक्ट करना पड़े। तो उसी केस में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हमारा जेड एक्सिस के अलोंग इंटरैक्शन वीक हो गए हैं। क्या कह सकते हो, हाँ, इंटरैक्शन वीक हो रहे हैं, इसलिए तो वो बाहर जा रहा है उन्हें ढूंढने के लिए, इलोंगेट कर रहा है अपने ऑर्बिटल को, जिससे कि क्या हो सके, कुछ पोटेंशियल चीज को वो अट्रैक्ट कर सके। और जो हमारे एक्स वाई प्लेन में है, उनमें इंटरैक्शन बढ़ गए हैं, इंटरैक्शन बढ़ गए हैं, इंटरैक्शन बढ़ गए, इसलिए वो क्या हुए, वो कॉम्प्रेस हो गए। कॉम्प्रेस हो गए यानी कि क्या हो रहा है कि मेरे जो एक्स वाई वाले जो सब्स्टिट्यूएंट है, उनकी एनर्जी बढ़ गई है, कॉम्प्रेस हुए, एनर्जी बढ़ी है, उनकी स्टेबिलिटी घट गई है, उनकी स्टेबिलिटी घट गई यानी डिस्टेबलाइज हो गए। तो जब भी मैं जेड आउट का केस पढ़ रहा हूं, तब मेरे पास स्प्लिटिंग का केस देखा मैंने, ऑक्टाहेड्रल का चल रहा है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के केस में देखा, तो मेरे जो ये है, इस केस में अभी जो एक्स वाई में इंटरेक्शन ज्यादा है, तो उन्हें क्या करूंगा, डिस्टेबलाइज कर दूंगा, ठीक है। अभी डी एक्स वाई वाला केस गया, ओके ओके। तो जो एक्स वाई वाला है, यानी ये कौन सा हुआ, ये डी एक्स वाई हुआ, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, ये डी जेड स्क्वायर हुआ, ये डी जेड एक्स हुआ, ये डी जेड वाई हुआ, ठीक है। जो इस केस में देखा, ये जेड आउट का एनर्जी स्प्लिटिंग हमने कंसिडर किया, तो ये जेड आउट का जो केस था ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जेड के अलोंग इंटरेक्शन नहीं है, उसके वजह से उनकी स्टेबिलिटी घट गई, वो एनर्जी, उनकी एनर्जी घट गई, उसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई, सॉरी, उनकी स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए, डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी जेड वाई, नीचे इधर शिफ्ट हो गए। और इंटरेक्शन किसके, स्क्वायर प्लेन एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस बहुत ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया, उसकी वजह से उनकी एनर्जी हाइप हो गई, वो बढ़ गई एनर्जी, अनस्टेबलाइज हो गए वो, उसकी वजह से उनका स्प्लिटिंग में क्या हुआ, वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गए। तो अभी देखो, हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड पे ही कॉपर 2+ का एग्जाम्पल देखा था, कहा गया, तो यहाँ पे सिस्टम कैसा था हमारा, यहाँ पे T2G6 EG3 सिस्टम है, ठीक है। तो एनर्जी अभी मैं फिल करना स्टार्ट कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि क्या हुआ देखो, अब मेरे पास यहाँ पे Eg, ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये अभी ये हॉप नहीं कर पाई, इसके पास एनर्जी लेवल है नहीं कंपेरेबल, तो हॉपिंग नहीं है, यानी जो पहले डीजेनरेट स्टेट था, डीजेनरेट कैसा था देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो हॉपिंग की वजह से यहाँ पे डीजेनरेसी थी। अब यहाँ पे आने के बाद वो डीजेनरेसी चली गई, यानी मैंने कुछ मॉडिफिकेशन कराया, स्प्लिटिंग कराई, जिससे क्या हुआ, मेरी डीजेनरेसी निकल गई। हालांकि उसकी स्टेबिलिटी घट गई, स्टेबिलिटी उसकी घट गई होगी, पर क्या हुआ, मेरी डीजेनरेसी रिमूव हो गई, उसकी सिमेट्री घट गई, ठीक है। सिमिलर एक केस पढ़ते हैं हम लोग दूसरा, दैट इज जेडिन का केस। जेडिन का केस में क्या होता है बेसिकली, जो अभी जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंटरेक्शन बढ़ गए, जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से एक्सियल बॉन्ड शॉर्ट हो गए, और जो स्क्वायर प्लेनर वाले बॉन्ड थे वो लॉन्ग हो गए, यानी यहाँ पे 4 लॉन्ग बॉन्ड एंड 2 शॉर्ट बॉन्ड वाला केस आ गया। क्यों, क्योंकि जेड के अलोंग इंटरैक्शन का बढ़ना, इंटरैक्शन बढ़ गए, बढ़ गए, ठीक है, इंटरैक्शन बढ़ गए, तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्टेबिलिटी घट गई, स्टेबिलिटी घट गई, उसके वजह से अभी अपवर्ड शिफ्ट मिला इसे, अपवर्ड शिफ्ट ऑफ डी जेड, ऑफ जेड ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो अपवर्ड शिफ्ट ऑफ, किसका अपवर्ड शिफ्ट हुआ, जेड ऑर्बिटल्स का, क्या हुआ, अपवर्ड शिफ्ट हुआ। तो अभी मेरे पास अगर मैं चेक करना चाहूँ स्प्लिटिंग, ठीक है, तो ये हुआ हमारी सिस्टम, D1 सिस्टम चेक कर लो चलो, एक, तो यहाँ पे डीजेनरेसी है D1 सिस्टम में, डीजेनरेसी क्यों है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन D1 सिस्टम देखा, T2G1 EG0 है, तो हॉप कर पा रहा है, तो डीजेनरेट स्टेट है। अब हमने क्या कर दिया इसके केस में, जैसे जेडिन के केस में डाल दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, अभी ये इसकी डीजेनरेसी रिमूव हो गई कि नहीं हुई,
बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग क्या हुआ कि जो तुम्हारा dz स्क्वायर वाला था ना, जो जेड वाले अलोंग जेड वाले थे वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि अभी जेड के अलोंग इंटरेक्शन बढ़ गए। तो इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से समझ लो, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पहले जेड आउट के केस में क्या हो रहा था कि जेड के अलोंग इंटरेक्शन नहीं होता, वो क्या कर रहे थे, अपने हाथों को फैला रहे थे, इलोंगेट कर रहे थे, जिससे कुछ पोटेंशियल वो अट्रैक्ट कर पाए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जेड इन के केस में जेड के अलोंग ही आ गए, तो कंप्रेस हो गए क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ गए। लेकिन अब स्क्वायर प्लेनर में जो बॉन्ड है एक्स वाई के अलोंग, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे, तो वो अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं, अपने हाथों को बढ़ा के वो कुछ पोटेंशियल चीज को ढूंढ सके जिससे कि स्टेबिलाईटी मिल जाए। तो लेकिन मिल नहीं रहा, तो ये एलोंगेट हो गए, यानी इंटरेक्शन क्या मेरे स्क्वायर प्लेनर एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस घट गए, और जेड अक्रॉस जेड एक्सिस के अलोंग बढ़ गए। तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी बढ़ गई और उसकी स्टेबिलिटी डिस्टेबलाइज हो गया। लेकिन इनका एलोंगेशन की वजह इनके पास स्टेबिलिटी आ गई। तो अब मैं क्या कर कह सकता हूँ कि मेरा जो डी एक्स वाई वाला सिस्टम है ना, वो नीचे आ गया। ये हुआ मेरा डी जेड एक्स, ये हुआ मेरा डी जेड वाई, ये हुआ मेरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हुआ मेरा डी जेड स्क्वायर। तो जेड कंटेनिंग ऑर्बिटल अपवर्ड शिफ्ट हुए और जेड नॉन कंटेनिंग वाले डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। हमने हमारे सेम 5 का सिलेबस जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जो लास्ट सेम से उठा कंप्लीशन की तरफ बढ़ा, लास्ट सेम में भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट टू पॉइंट जो हमने पढ़ी है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड और जो डांटेला डिस्टॉर्शन और जेड इन जेड आउट के केसेस है, वो सब पढ़ते हुए हमने क्या किया है, पूरा जो कोऑर्डिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसे समझ के ले लिया है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी डाले जा सकते हैं, देखूंगा अगर टाइम मिले तो। ठीक है, तो टिल देन, थैंक यू। प्रथम बैरट साइनिंग ऑफ।